वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 1 का टॉपिक सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक, इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना के बारे में बताया जा रहा है। इसमें सिंपल पेंडुलम में हम एक वेटलेस स्ट्रिंग यानी भारहीन धागा लेंगे। वेटलेस स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल यानी न खींचने वाला, यानी इसकी लंबाई खींचने पर बढ़े ना, ऐसा धागा होना चाहिए। और इसको एक बॉब या गोलक लेंगे, मेटल का बॉब रहेगा जिसकी डेंसिटी बहुत हाई रहेगी। उसको उसमें हुक लगा होगा ऑलरेडी, हुक से हम धागे को बांध देंगे। और फिर इसके बाद हमारा जो धागे का दूसरा एंड है स्ट्रिंग का, ये एक रिजिड बेस इससे बांध कर हैंग कर देंगे। तो हमारा ये सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम तैयार हो गया। तो इस तरह से सिंपल पेंडुलम में वेटलेस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग शुड बी इन एक्सटेंसिबल यानी भारहीन व ना खींचने वाला धागा ये होता है। और ये धागा मेटेलिक बॉब यानी इसको ये मेटेलिक बॉल यानी बॉब ये हैवी होती है। हैवी का मतलब हाई डेंसिटी की होती है। और इस बॉब में एक हुक लगा होता है, तो हुक से हम धागे को बांध देते हैं। और जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का दूसरा सिरा हम एक रिजिड बेस यानी दृढ़ स्तंभ से या दृढ़ आधार से हैंग कर देते हैं। और ये जो अरेंजमेंट हुआ ये कहलाता है सिंपल पेंडुलम सरल लोलक। इस सरल लोलक thus when a small heavy metallic ball is bounded with one end of weightless and inextensible string and other end of string is hanged with a rigid base, the arrangement is called simple pendulum। यानी जब किसी छोटे व भारी धातु के गोले को भारहीन एवं न खींचने योग्य धागे से के एक सिरे से बांधकर, गोले को भारहीन व न खींचने वाले धागे से बांधकर धागे का दूसरा सिरा दृढ़ आधार से लटकाया जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन सरल लोलक सिंपल पेंडुलम कहलाता है। इसमें जो बॉल का सेंटर होता है यानी जो हमारी हैवी मेटेलिक बॉल है जिसको बॉब कहते हैं या गोलक, इसका जो केंद्र है यही इसी केंद्र पर ही बॉब का सारा मास केंद्रित होता है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब कहलाता है, बॉब का गुरुत्व केंद्र। और बॉब के गुरुत्व केंद्र से ही हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ मेजर करते हैं। सबसे पहले हम धागे की लंबाई या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेजर करेंगे, वो स्केल से मेजर हो जाएगी। पटरी से हम धागे की लंबाई मेजर कर लेंगे। फिर इसके बाद रेडियस ऑफ बॉब, इतनी डिस्टेंस और जोड़नी पड़ेगी, रेडियस ऑफ बॉब यानी गोले की त्रिज्या, ये और जोड़ना पड़ेगा। तब हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम यानी सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई मिलेगी। तो गोले के केंद्र से दृढ़ स्तंभ तक जो लेंथ होती है वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। तो इसको मेजर करने के लिए हम धागे की पहले लेंथ मेजर कर लेंगे और फिर रेडियस ऑफ बॉब यानी गोले की त्रिज्या ये हम निकालेंगे वर्नियर कैलिपर से। पहले डायमीटर निकालेंगे और फिर उसका हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगी और उसको रेडियस को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एजी मिल जाएगा। एजी है इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई। तो इस तरह से सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई गोले के गुरुत्व केंद्र से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यानी जहां से हमने धागे को हैंग किया है वहां से गोले के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई या इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कहलाती है। मास ऑफ बॉब को स्मॉल एम से लेंगे, गोलक का द्रव्यमान होता है ये। एंड एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन यानी बॉब को हम एक तरफ खींचें तो जितनी दूरी ये खींचेगा वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन। जिस पोजीशन में बॉब रुकता है उसको कहते हैं मीन पोजीशन या मध्यमान स्थिति। इस सिंपल पेंडुलम की मध्यमान स्थिति है जहां पर रुकता है। और इस मध्यमान स्थिति से थोड़ा सा खींचकर हम दूसरी जगह रख लेते हैं, पकड़े रहते हैं। तो ये कहलाता है जितनी डिस्टेंस तक हमने खींचा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन, मध्यमान स्थिति से
गोलक का विस्थापन। एंड थीटा, थीटा इज एंगल मेड फ्रॉम मीन पोजीशन टू डिस्प्लेस्ड पोजीशन। थीटा क्या है? थीटा एंगल है जो एंगल मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेस्ड पोजीशन से धागा ये बना रहा है, वो एंगल कहलाता है थीटा। यानी एंगल मेड बाई स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल, यानी ऊर्ध्वाधर से डोरी या धागे द्वारा बनाया गया कोण, डोरी या धागे का ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण। ये एंगल शुड बी लेस देन 8 डिग्री, यानी जो एंगल है थीटा ये 8 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी हमारा जो आगे फार्मूला डिराइव करेंगे टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी या एल अपान जी, ये फार्मूला वैलिड होगा। तो इसके डेरिवेशन में भी हम देखेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन आती है। तो हमारा जो एंगल है थीटा ये मस्ट लेस देन 8 डिग्री, देन आवर फार्मूला टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपान जी ये वैलिड होगा। तो यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, तभी ये फार्मूला वर्क करेगा। नेक्स्ट, इफ वी डिस्प्लेस बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इफ वी डिस्प्लेस बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन एंड रिलीज बॉब स्टार्ट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। यदि हम गोलक को उसकी मध्यमान स्थिति से विस्थापित कर छोड़ देते हैं, यदि गोलक को हम उसकी मध्यमान स्थिति से विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो वह अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति या दोलन करता है। तो इसका सेंस ये है कि हम बॉब को मीन पोजीशन यानी ये जहां पर रुक रहा है इससे किसी एक डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में खींच कर छोड़ दें तो वो अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन या अबाउट मीन पोजीशन, दिस टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। यानी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करना ऑसिलेशन या दोलन कहलाता है। नाउ ऑन रिजॉल्विंग वेट mg, यानी गोले का भार या बॉब का वेट, इसको रिजॉल्व करेंगे, इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? हमारा ये जो एंगल है मेन पोजीशन से हमने डिस्प्लेस किया थीटा एंगल, तो एक डाउनवर्ड कंपोनेंट मिलेगा mg का, mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इससे थीटा एंगल बनाता हुआ एक कंपोनेंट मिलेगा। चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसलिए इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ये भी लाइन पैरेलल है, तो जो एंगल थीटा यहाँ बन रहा है वही थीटा एंगल यहाँ बनेगा। तो इस तरह से ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये mg cos थीटा होगा, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट है तो mg cos थीटा, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में इधर 90 डिग्री पर mg sin थीटा, ये mg cos थीटा से 90 डिग्री पर बना होगा mg sin थीटा। mg sin थीटा इसको मीन पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा, mg cos थीटा रस्सी में टेंशन को बैलेंस करेगा। इस तरह से हम mg को रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट मिलेंगे, mg cos थीटा डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, यानी धागे की दिशा में नीचे की ओर काम करेगा, mg sin थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ मीन पोजीशन, यानी मध्यमान स्थिति की ओर डायरेक्टेड रहेगा ये। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हो गए mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब फोर्स mg sin थीटा ऑलवेज ट्राई टू बैक बॉब इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और मीन पोजीशन, सो इट इज रिस्टोरिंग फोर्स। यानी जो बल हमारा है mg sin थीटा ये गोलक को सदैव उसकी मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करता है। तो mg sin थीटा ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो इस बॉब को हम यहाँ पर ले जाकर छोड़ देंगे तो ये बॉब को उसकी मीन पोजीशन यानी मध्यमान स्थिति में लाने का प्रयास करेगा। जो किसी भी वस्तु को उसकी मीन पोजीशन में लाने का प्रयास करता है वह रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहलाता है। तो इसलिए mg sin थीटा यहाँ रीस्टोरिंग फोर्स है, तो इसको हम लिख लेंगे रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। माइनस साइन यहाँ पर क्यों लिया गया है? माइनस इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट डायरेक्शन टू फोर्स, यानी ऋण चिन्ह इसलिए लिया गया है क्योंकि विस्थापन प्रत्यानयन बल के विपरीत दिशा में है। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस पर्टिकुलर केस में इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो इसलिए हम F को माइनस लेंगे, तब हमारा ये डिस्प्लेसमेंट और F के बीच में करेक्ट रिलेशन मिलेगा। तो F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा, यही
रिस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन, यदि थीटा बहुत छोटा हो तो हम जो साइन थीटा यहाँ पर है उसको थीटा के बराबर ले सकते हैं। ये इक्वेशन थीटा की 8 डिग्री से कम वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा वेयर थीटा इज कंसीडर्ड इन रेडियन, यानी थीटा रेडियन में लिया गया है। यानी 8 डिग्री को हम रेडियन में बदलें तो रेडियन में थीटा की वो वैल्यू मिलेगी, उसका साइन थीटा लें तो वो थीटा के बराबर ही हो जाता है। तो इस तरह से 8 डिग्री तक रेडियन में थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम इस अप्रॉक्सीमेशन को लेंगे और रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे। एफ इजक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा को थीटा रख देंगे तो एफ इजक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा क्या है? एंगल है। एंगल क्या होता है? आर्क अपान रेडियस, यानी कोण चाप बटे त्रिज्या होता है, आर्क अपान रेडियस। तो देखते हैं हमारा आर्क कितना है। आर्क ये डिस्टेंस होगी, तो आर्क एक्स है जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और रेडियस क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई, यानी गोले के गुरुत्व केंद्र से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की डिस्टेंस। तो इस तरह से हमारा आर्क अपान रेडियस ये थीटा इक्वल टू एक्स अपान एल हो जाएगा। एक्स आर्क है, एल रेडियस हो गई हमारे सर्कुलर पाथ की। तो इस थीटा की वैल्यू एक्स अपान एल यहाँ पुट कर देंगे हम। एफ इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपान एल, ये इक्वेशन 1 हो गया। और हम जानते हैं कि इस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण नाउ इफ बॉब इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन अल्फा, क्या है? यदि गोलक अल्फा त्वरण से गति कर रहा है, अल्फा त्वरण से यह गति क्यों करेगा? इस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। तो बॉब पर लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? अल्फा एक्सेलरेशन मालूम है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स निकाला जा सकता है। एफ इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन, यानी अल्फा एम अल्फा ये हमारा गोले पर लगने वाला फोर्स हो गया। ये भी फोर्स लग रहा है माइनस एम जी एक्स अपान एल, और अल्फा त्वरण के कारण एम अल्फा फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स एक ही से डिराइव्ड हुए हैं, यानी रीस्टोरिंग फोर्स से ही हमारा ये वाला फोर्स एम अल्फा डिराइव हुआ है। तो दोनों इक्वल होंगे, इसलिए हम इक्वेट करेंगे, दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर एम अल्फा इक्वल टू माइनस एम जी एक्स अपान एल, एम से एम कट गया, अल्फा इक्वल टू माइनस जी एल इंटू एक्स। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये जो बॉब का एक्सेलरेशन है, गोलक का त्वरण, ये प्रोपोर्शनल है माइनस टाइम डिस्प्लेसमेंट, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड acceleration of oscillation of simple pendulum is proportional to displacement and opposite in direction. Hence, motion of simple pendulum is simple harmonic motion SHM. यानी सरल लोलक के दोलनों का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ पर दिख रहा है सरल लोलक के दोलनों के त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, और साथ ही साथ विपरीत दिशा में है। त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा में है, इसलिए सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति है। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस डेरिवेशन में हमारा पहला एम था रीस्टोरिंग फोर्स को ज्ञात करके, और हमें यह सिद्ध करना है कि सरल लोलक की गति या मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन है। वंस दिस इज प्रूव्ड मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन वी कैन इक्वेट फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी एक बार हमने सिद्ध कर दिया कि सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति है, तो हम सरल आवर्त गति के व्यापक सूत्र या व्यापक समीकरण से इसकी तुलना करके हम टाइम पीरियड की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इससे तुलना करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल, ये आ गया। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल, ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई एल, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी रखेंगे। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, 2 पाई बाई टी होता है, और इसकी वैल्यू 2 पाई बाई टी पुट करेंगे और टी के लिए सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई ये ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल अपान जी। ये सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हो गया। दिस इज
फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यही सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है। T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपान G। तो हम इससे कंक्लूड क्या करते हैं, कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे, जो भी कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सबसे बड़ा कंक्लूजन ये है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉब, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के यानी बॉब के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, यानी गोलक के द्रव्यमान से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से हमारा बॉब कितने भी मास का हो, उसका सरल लोलक के आवर्तकाल से कोई लेना देना नहीं होता है। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, सरल लोलक का आवर्तकाल धागे की प्रभावकारी लंबाई पर निर्भर करता है। सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई जैसा कि जानते हैं हम, गोले के गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन यानी जिस दृढ़ आधार से के पॉइंट से हम हैंग करते हैं वहां तक की जो लेंथ होती है वो इफेक्टिव लेंथ सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई होती है, उस पर ये निर्भर करता है। T इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L। अगर दो सरल लोलक हैं हमारे पास और उनकी प्रभावकारी लंबाइयां अलग अलग हैं तो उनके आवर्तकालों में अनुपात T1 अपान T2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L1 अपान L2। तो ये फार्मूला होगा सरल लोलक के आवर्तकालों के बीच में। नेक्स्ट, इसमें ऑन इंक्रीजिंग इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज, यानी सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ता है। ये इसी से नोन हो रहा है। T इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L, जैसे जैसे L बढ़ेगा T की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल भी बढ़ता है। थर्ड कंक्लूजन, ऑन डिक्रीजिंग जी की वैल्यू घटने पर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज। जैसा कि हम जानते हैं T इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान स्क्वायर रूट ऑफ G। तो इस तरह से गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो इस तरह से चंद्रमा पर हम अगर जाएं अपना सिंपल पेंडुलम लेके तो इसका आवर्तकाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, √6 टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि G वहाँ 6 टाइम ही रह जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा। तो इस कारण से टाइम पीरियड √6 टाइम बढ़ जाएगा। तो G की वैल्यू घटने पर टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट कंक्लूजन, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर G इक्वल टू 0, गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर, इसलिए फार्मूले में हम G की वैल्यू 0 रखेंगे तो T इक्वल टू इनफाइनाइट आएगा। तो इस तरह से सिंपल पेंडुलम डज नॉट ऑसिलेट, यानी सरल लोलक दोलन नहीं करेगा। एक दोलन में लगा समय इनफाइनाइट है, इसका मतलब एक दोलन कभी कंप्लीट नहीं होगा, और इस तरह से सिंपल पेंडुलम हमारा दोलन नहीं करेगा। नेक्स्ट कंक्लूजन 5 नंबर, ऑन डिपिंग सिंपल पेंडुलम इनटू लिक्विड, यानी सरल लोलक को द्रव में डुबाने पर इफ ρS इज डेंसिटी ऑफ बॉब, यानी गोलक का घनत्व है, हमारी जो मेटेलिक बॉल है उसका डेंसिटी ρS है, एंड ρL डेंसिटी ऑफ लिक्विड द्रव का घनत्व है। तो जो इफेक्टिव लिक्विड के अंदर जो गोले पर इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण होगा, इफेक्टिव ग्रेविटी G डैश इक्वल टू G ब्रैकेट में 1 माइनस ρL अपान ρS। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस टर्म की वैल्यू डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑलवेज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल या बॉब, हेंस G डैश विल this term will be always lesser than 1 and hence multiplied by less than 1 into G is always less than G, hence G dash is always less than G। इस तरह से बॉब का उसके बॉब पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा लिक्विड के अंदर या द्रव के अंदर वो कम ही होगा। इस कारण से गुरुत्वीय त्वरण के घटने पर हमारा जो टाइम पीरियड है या सरल लोलक का आवर्तकाल विल इंक्रीज, तो सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाएगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण घट गया है। तो इस तरह से ये सारे कंक्लूजन
ड्रा होते हैं सरल लोलक के गुरुत्वीय त्वरण के फार्मूले से। अब हम एक स्पेशल टाइप पेंडुलम की स्टडी करेंगे, सेकंड पेंडुलम यानी सेकंड लोलक। सेकंड का मतलब दूसरा, सेकंड नंबर। तो इस तरह से हम सिंपल पेंडुलम फॉर विच टाइम पीरियड इज 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। ऐसा लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है उसको सेकंड पेंडुलम या सेकंड लोलक कहते हैं। तो ऐसे सभी सिंपल पेंडुलम जिनका टाइम पीरियड या आवर्तकाल 2 सेकंड होता है वो सेकंड पेंडुलम, सेकंड लोलक कहलाते हैं। सेकंड पेंडुलम की लेंथ निकाली जा सकती है, टाइम पीरियड नोन है, इसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, t इक्वल टू 2 सेकंड, एंड देन फार्मूला फॉर टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपान जी, और ये t 2 सेकंड हो गया। इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, l की वैल्यू निकालनी है, l इक्वल टू जी टी स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर, और इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे, g 9.8, t टाइम पीरियड 2 का स्क्वायर 2 सेकंड है तो 2 सेकंड का स्क्वायर रख देंगे, 4 पाई स्क्वायर इसकी वैल्यू रखेंगे। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.993 मीटर या 99.3 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड पेंडुलम की डेफिनेट लेंथ होती है। सरल लोलक ऐसा जिसकी लेंथ 99.3 सेंटीमीटर है वो सेकंड पेंडुलम या सेकंड लोलक कहलाता है, क्योंकि इसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट कैलकुलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड लोलक की आवृत्ति हम जानते हैं n इक्वल टू आवृत्ति फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1 अपान टी, यानी आवर्तकाल का व्युत्क्रम फ्रीक्वेंसी होता है। तो t की वैल्यू हम 2 रखेंगे, 1 अपान 2 हर्ट्ज या 0.5 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई सेकंड पेंडुलम की। अब हम नेक्स्ट, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन लिफ्ट। सरल लोलक की लिफ्ट में गति। कोई लिफ्ट है, उसमें सिंपल पेंडुलम रखा हुआ है, हैंग है, उसकी गति लिफ्ट के चलने से कैसे प्रभावित होगी, इसके लिए हम इसमें डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे। पहली सिचुएशन, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, यानी यदि लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो इस केस में सिंपल पेंडुलम जो लिफ्ट में रखा गया है, लिफ्ट में हैंग है, उसके आवर्तकाल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले नेट फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे। बॉब पर इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होगी, यानी प्रभावकारी गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो प्रभावकारी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम रिएक्शन की गणना करेंगे, प्रतिक्रिया बल की गणना करेंगे। रिएक्शन ही प्रभावकारी गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू देगा। कैसे देगा, ये हमारी लिफ्ट है, लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, ए एक्सेलरेशन से, और इसमें गोले पर लगने वाला जो रिएक्शन है वो mg डैश, गुरुत्वीय त्वरण हमें मालूम नहीं कितना है, mg डैश इक्वल टू r, इतनी रिएक्शन लग रही है। और इस कारण से इसके सरल लोलक के दोलनों में चेंजेज आएंगे। क्या चेंजेज आएंगे ये देखेंगे हम। पहले हम देखते हैं हमारा ऊपर की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, रिएक्शन लग रहा है, और mg नीचे की ओर डाउनवर्ड लग रहा है, और ma ऊपर की ओर लग रहा है क्योंकि लिफ्ट ए त्वरण से गति कर रही है। ये ma फोर्स एक्चुअल में किसके कारण लग रहा है, r और mg के रिजल्टेंट के कारण लग रहा है, यानी रिएक्शन और mg का जो परिणामी बल होगा वही ma देगा। तो इस तरह से सिंस बॉब इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, यानी गोलक ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रहा है, देन नेट फोर्स ऑन बॉब, यानी गोलक पर कार्यकारी नेट बल कितना होगा, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम ए नेट फोर्स इतना लग रहा है। ये फोर्स कहां से मिल रहा है, आर ग्रेटर होगा और एम जी लेसर होगा। हम क्या करेंगे, आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, यानी आर माइनस एम जी का जो डिफरेंस आएगा वो एम ए फोर्स होगा। तो इस तरह से हम आगे लिखेंगे, आर माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो हम इससे आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर इक्वल टू एम जी को राइट साइड ले जाएंगे, आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। आर हम जानते हैं एम जी डैश है, यानी कितना गुरुत्वीय त्वरण मॉडिफाई हुआ, इफेक्टिव हुआ, उसकी वैल्यू
यहाँ रखेंगे एम जी डैश इक्वल टू एम जी प्लस ए, एम से एम कट गया, जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए। इस तरह से इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण बढ़ गया इस केस में, जी डैश इक्वल टू जी प्लस ए। अगर वो ए त्वरण से ना गति करती तो इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण वही रहता, जी के बराबर ही रहता। ए त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है तो जो बॉब है इसके ऊपर नेट गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी प्लस ए हो जाता है। इस गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत वो सरल आवर्त गति करता है या दोलन करता है। इस कारण से हैंस इफेक्टिव ग्रेविटी इंक्रीजेज, दैट इज फ्रॉम फार्मूला टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। इस फार्मूले से इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो टी विल डिक्रीज, अतः परिणामी गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है तो इस कारण से सूत्र से आवर्तकाल की वैल्यू घटेगी। तो पहले केस में हम कंक्लूड करते हैं, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, देन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिक्रीजेज। यानी ए त्वरण से लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इसका सरल लोलक के आवर्तकाल घटेंगे, यानी ऑसिलेशन जल्दी जल्दी होंगे। सेकेंड केस, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, यानी लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है। ए त्वरण से नीचे की ओर लिफ्ट जा रही है तो मान लेते हैं रिएक्शन आर होगी, यानी एम जी डैश हमारे बॉब पर लगने वाला इफेक्टिव ग्रेविटी जी डैश है तो इसको निकालेंगे हम। ये रिएक्शन हो गई अपवर्ड, एम जी नीचे की ओर हो गया डाउनवर्ड, और एम ए त्वरण से नीचे जा रहा है तो इस कारण से बॉब पर लगने वाला फोर्स एम ए वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और ये कहाँ से मिलेगा, एम जी माइनस आर से। चूंकि एम जी की वैल्यू ज़्यादा है, एम जी की वैल्यू नीचे की ओर जा रही है तो एम ए भी नीचे की ओर है, तो इसलिए हम एम जी में से आर को घटाएंगे। तो एम जी को आर में से घटाने से एम जी में से आर को घटाने से क्या मिलेगा, सिंस बॉब इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए, नेट फोर्स ऑन बॉब इज एम ए। यानी जो हमारा बॉब है गोलक ए त्वरण से नीचे की ओर गति कर रहा है तो गोलक पर कार्यकारी नेट बल एम ए जो कि नीचे की ओर लग रहा है, और ये बल कहाँ से मिल रहा है, एम जी माइनस आर। आर माइनस एम जी क्यों नहीं किया, क्योंकि नेट फोर्स हमारा डाउनवर्ड है इसलिए एम जी ग्रेटर होगा, रिएक्शन कम होगी। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड करते हैं एम जी माइनस आर एम ए के बराबर होगा। तो हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, आर को राइट साइड ले जाएंगे, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो एम जी माइनस एम ए ये आर के बराबर हो गया। और फिर आर को हम एम जी डैश रखेंगे ताकि गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू मिल जाए इफेक्टिव। तो यहाँ पर एम एम कट जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ई। तो यानी जो इस केस में गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू कम हो रही है, इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो घट रहा है क्योंकि जी माइनस ए हो रहा है इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण। हेंस इफेक्टिव ग्रेविटी डिक्रीजेज, दैट इज फ्रॉम फार्मूला टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी। इससे क्या कंक्लूड करेंगे, टी विल डिक्रीजेज और टी विल डिक्रीज, अतः परिणामी गुरुत्वीय त्वरण घट रहा है। और सूत्र टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपॉन जी से जी की वैल्यू घट रही है तो टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, आवर्तकाल का बढ़ेगा। तो ये दूसरा केस, अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है तो सरल लोलक के दोलनों के आवर्तकाल बढ़ेंगे, और अगर ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो सरल लोलक के दोनों के आयाम घटेंगे। ये ग्रेविटी में, इफेक्टिव ग्रेविटी में परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। लिफ्ट नीचे जा रही है त्वरण से तो इफेक्टिव ग्रेविटी घट जा रही है, इस कारण से आवर्तकाल बढ़ जा रहा है। अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ गई और इस कारण से सरल लोलक का आवर्तकाल घट जाएगा। अब तीसरे केस में हम डाउनवर्ड ही मोशन कंसीडर करेंगे, लेकिन इस केस में हम फ्री फॉल यानी लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, लिफ्ट इज फॉलिंग विथ एक्सेलरेशन जी, यानी लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है या जी त्वरण से नीचे गिर रही है। तो इस केस में हम देखेंगे जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक जी त्वरण से नीचे की ओर गिर रही है तो बॉब का जो एक्सेलरेशन होगा, गोलक का त्वरण, वो जी होगा। इस कारण से गोलक पर जो बल लगेगा, फोर्स लगेगा, एम जी लगेगा, एम जी, और गोलक का वेट एम जी है, रिएक्शन आर है। तो चूंकि लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है तो
हम एम जी माइनस आर लेंगे, तो एम जी माइनस बॉब इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन जी, नेट फोर्स ऑन बॉब इज एम जी, यानी गोलक जी त्वरण से नीचे की ओर गति कर रहा है, अतः गोलक पर कार्यकारी नेट बल एम जी जो कि नीचे की ओर काम कर रहा है। और ये कहां से मिलेगा, एम जी माइनस आर, एम जी में से आर को घटाएंगे तो नेट फोर्स एम जी मिलेगा, एम जी से एम जी कट गया, आर की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरह से एम जी डैश इक्वल टू 0 या जी डैश इक्वल टू 0, यानी इफेक्टिव ग्रेविटी 0 हो गई, जी डैश इक्वल टू 0। तो फ्रॉम फार्मूला टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपान जी से जी की वैल्यू 0 रखेंगे तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी वन ऑसिलेशन नेवर कंप्लीट। अतः परिणामी गुरुत्वीय त्वरण जी डैश 0 है, जी डैश इक्वल टू 0, हेंस फ्रॉम फार्मूला टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल अपान जी से आवर्तकाल, यहां पर जी की वैल्यू 0 रखेंगे तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। और अनंत आवर्तकाल का मतलब, इनफाइनाइट टाइम पीरियड का मतलब, एक ऑसिलेशन कभी कंप्लीट नहीं होगा, यानी एक दोलन कभी पूरा नहीं होगा, सरल लोलक यानी दोलन नहीं करेगा। तो इस तरह से जी डैश इक्वल टू 0 सरल लोलक इस केस में भारहीन हो गया। तो ये तीसरी सिचुएशन हो गई जब लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है जी एक्सेलरेशन से, यानी लिफ्ट हमारी स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिर रही है। तो इस केस में हमारा जो बॉब है वो भारहीन महसूस करेगा, इसका मास तो होगा लेकिन वेट 0 हो जाएगा क्योंकि इफेक्टिव गुरुत्वीय त्वरण 0 है। तो ये भारहीनता की स्थिति है, दिस इज सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस, यानी भारहीनता की स्थिति में हमारा जो बॉब है उसका वेट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 86.4 मिनट होता है, सिद्ध कीजिए। या टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज 84.6 मिनट और टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर ई अपान जी, जहां आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है। तो दोनों में से कोई भी सिद्ध करने के लिए पूछा जा सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको सिद्ध करेंगे। तो इसका सेंस ये है, अगर हमारे सिंपल पेंडुलम की लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, प्रभावकारी लंबाई अनंत हो जाए तो इस केस में टाइम पीरियड यानी सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत नहीं होता। कितना होता है, 84.6 मिनट, या टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर ई अपान जी। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का सिंपल पेंडुलम है। इफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑसिलेट्स, इफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑसिलेट्स, इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी स्ट्रेट लाइन। यदि अनंत लंबाई का सरल लोलक दोलन करता है तो इसका विस्थापन एक सरल लोलक, सरल रेखा या सीधी रेखा में होगा। तो ये हमने इनफाइनाइट लेंथ का एक सिंपल पेंडुलम बनाया है जो कि अर्थ सरफेस पर थोड़ी सी ऊंचाई पर हैंग है, 1-2 मीटर जितना भी कहें। तो इसकी लेंथ इनफाइनाइट है और वो हैंग है, और इसको जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो इस तरह से सरल लोलक की पृथ्वी के केंद्र से दूरी आर ई है, और हमने सिंपल पेंडुलम को जो इनफाइनाइट लेंथ का, इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। एक्स डिस्प्लेसमेंट देने पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या से थीटा एंगल बनाता है। तो इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ओ पी क्यू, जिसकी 2 साइडें आर ई हैं और एक साइड एक्स है। और यहाँ पर जो एम जी है हमारा, एम जी अर्थ की गोले का जो भार है, वेट ऑफ बॉब, ये पृथ्वी के केंद्र की ओर काम कर रहा है। तो इस तरह से इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्षैतिज घटक, एम जी कॉस थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन में, क्यू पी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो एम जी वेट ऑफ बॉब टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर काम कर रहा है, लग रहा है। एम जी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ बॉब यानी गोले के भार का क्षैतिज घटक है, जो कि हमारी अर्थ सरफेस के समांतर मेन पोजीशन की ओर काम कर रहा है। ड्यू टू एम जी कॉस थीटा बॉब विल ट्राई टू रीच इन मेन पोजीशन। यहां देखेंगे एम जी कॉस थीटा के कारण ही, जैसे ही हम यहां से ले आकर छोड़ेंगे, एम जी कॉस थीटा के कारण ही ये अपनी मेन पोजीशन में जाने का प्रयास करेगा। तो ये इस स्टेटमेंट का यही सेंस है।
ड्यू टू mg cos थीटा बॉब विल ट्राई टू रीच इन मीन पोजीशन, हेंस इट इज रीस्टोरिंग फोर्स। यानी बल mg cos थीटा के कारण गोला साम्य स्थिति में आने का प्रयास करता है, अतः बल mg cos थीटा ही प्रत्यानयन बल है, रीस्टोरिंग फोर्स है। इसलिए F इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स, F इक्वल टू माइनस mg cos थीटा, माइनस अगेन हम शो कर रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स से अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन इज ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी ऋण चिन्ह इसलिए है कि प्रत्यानयन बल की दिशा विस्थापन की दिशा के विपरीत है। अब हम ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ, अब ट्रायंगल OPQ देखेंगे। ये हमारा ट्रायंगल OPQ है जिसकी दो साइडें RE है, पृथ्वी की त्रिज्या, और एक साइड X है। अब इसको हम समकोण त्रिभुज मान लेंगे। तो X, ये साइड X अपान RE, ये इन दोनों का जो रेशियो होगा वो cos थीटा होगा। यही हम इस ट्रायंगल में यूज करेंगे। PQ अपान OQ इक्वल टू cos थीटा, यानी X अपान RE इक्वल टू cos थीटा। RE रेडियस ऑफ अर्थ है, पृथ्वी की त्रिज्या। और फिर हम इस वैल्यू को रीस्टोरिंग फोर्स में रखेंगे, cos थीटा की वैल्यू यहां से रीस्टोरिंग फोर्स में रखेंगे। F इक्वल टू माइनस mgx अपान RE, ये वैल्यू रख दिया हमने। और फिर नाउ ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स इफ बॉब मूव्स विथ एक्सेलरेशन अल्फा, यानी देन नेट फोर्स ऑन बॉब इज m अल्फा। यानी प्रत्यानयन बल के कारण यदि बॉब या गोलक अल्फा त्वरण से गति कर रहा है तो बॉब के मास से मल्टीप्लाई कर दें, नेट फोर्स ऑन बॉब मिल जाएगा F इक्वल टू m अल्फा। चूंकि ये अल्फा एक्सेलरेशन इस रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही है, तो जो नेट फोर्स आ रहा है ये भी रीस्टोरिंग फोर्स से ही मिल रहा है। तो दोनों फोर्स इक्वल ही हैं, एक ही हैं, तो इक्वल कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 और 4 से। m अल्फा इक्वल टू माइनस mg x अपान RE, m से m कट गया, अल्फा इक्वल टू माइनस g अपान RE इंटू एक्स। अब इस तरह से हमारा ये रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन का, त्वरण का। नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, सरल आवर्त गति के हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे क्योंकि इसकी गति ऑलरेडी SHM है। तो सरल आवर्त गति के मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू G बाई RE, हेंस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू G बाई RE, ओमेगा इक्वल टू G बाई RE स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी ये रखेंगे हमारा, तब टी का इक्वेशन आएगा टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ RE अपान G। यही रिक्वायर्ड फार्मूला होता है। दिस इज फार्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। यह अनंत लंबाई के सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। यानी ये जो फार्मूला है टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपान RE अपान G, ये अनंत लंबाई के सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। इसकी गणना कर सकते हैं हम, डिफरेंट टर्म्स की वैल्यू रखेंगे। टी इक्वल टू 2 पाई 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ RE 6.4 इंटू 10⁶ अपान 9.8। जब इसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आएगा 5076 सेकंड, 5076 सेकंड आएगा। और इसको मिनट में बदलेंगे तो 84.6 मिनट, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो अनंत लंबाई का सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इसका जो टाइम पीरियड है वो 84.6 मिनट यानी 84.6 मिनट इसका आवर्तकाल आ गया, यही होता है। नेक्स्ट टॉपिक इस लेक्चर में एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन SHM, सरल आवर्त गति करते हुए पिंड की ऊर्जा या सरल आवर्त गति में ऊर्जा का रूपांतरण। ये डिफरेंट नेम से टॉपिक पूछा जा सकता है एग्जाम में। सरल आवर्त गति में ऊर्जा के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा का रूपांतरण हमें समझाना पड़ेगा, कैसे समझाएंगे, आते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM possess both potential and kinetic energy. It have potential and kinetic energy both. It possess potential energy on account of its displacement from mean position or equilibrium position. Due to displacement from mean position, it possess
potential energy and kinetic energy on account of its velocity, that is kinetic energy due to its velocity। यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण के पास दोनों ऊर्जाएं स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। यह मध्यमान स्थिति से विस्थापन के कारण स्थितिज ऊर्जा रखता है, यानी जो हमारा पार्टिकल है एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये अपनी मध्यमान स्थिति से विस्थापन के कारण स्थितिज ऊर्जा रखता है और अपने वेग के कारण गतिज ऊर्जा रखता है। तो इसमें दोनों काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है। दोनों के राइज होने के डिफरेंट रीजन है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड ड्यू टू इट्स वेलोसिटी इट हैव काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, दीज एनर्जीज वेरी ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन। ये भी है, दीज एनर्जी वेरी ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन बट देयर सम रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो डिसिपेटिव फोर्स आर प्रेजेंट। ये ऊर्जाएं दोलन गति के दौरान, ये ऊर्जाएं हमारी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये ऊर्जाएं दोलन गति के दौरान बदलती रहती हैं, एक दूसरे में बदलती रहती हैं, परंतु इनका योग स्थिर रहता है। हमारी जो टोटल एनर्जी होती है, कुल ऊर्जा, वो स्थिर होती है, कांस्टेंट बनी रहती है। कब? यदि कोई बाहरी बल ऊर्जा का क्षय ना कर रहा हो। यदि कोई बाहरी बल ऊर्जा का क्षय ना कर रहा हो, यानी सरल लोलक की या सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पिंड की मोशन का विरोध ना कर रहा हो, ऐसा कोई बाहरी बल ना हो, तो जो टोटल एनर्जी होती है, कुल ऊर्जा, सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान वो हमेशा स्थिर या कांस्टेंट बनी रहती है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। पहले काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का कैलकुलेशन करते हैं। व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम इज वाई, इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाई द फार्मूला v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब सरल आवर्त गति करते कण का विस्थापन y है तो इसका वेग v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां ए एम्पलीट्यूड या आयाम है, मेन पोजीशन से एक और सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान चली गई मैक्सिमम डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाती है, यानी मध्यमान स्थिति से एक और चली गई अधिकतम दूरी एम्पलीट्यूड या आयाम होती है। एंड w एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग है, एंड y इज डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, देन वेलोसिटी इज ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देन वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल या कण की गतिज ऊर्जा k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन से हम पुट करेंगे, हाफ एम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, और फिर जब स्क्वायर करेंगे तो k इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर रूट हट गया तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एसएचएम करते हुए या सरल आवर्त गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा का फार्मूला या सूत्र होता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, इसकी गणना करेंगे हम। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, सरल आवर्त गति करते कण का त्वरण अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर हमें एक्सेलरेशन मालूम है तो रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, एफ इक्वल टू एम अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, एफ इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। इस तरह से हम इस फार्मूले से हम रिस्टोरिंग फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के वर्सेस प्लॉट कर सकते हैं। विस्थापन को वेरी करेंगे और हम रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल को प्लॉट करेंगे। तो एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हो गया विस्थापन और वाई एक्सिस पर रिस्टोरिंग फोर्स हो गया प्रत्यानयन बल। जब प्लॉट किया तो ये लीनियर डिपेंडेंसी है और ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस तरह से ये ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन, और इसमें हम एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वाई देखेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो एम ओमेगा स्क्वायर वाई होगा। तो हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ओ ए बी, ये जो एरिया अंडर कर्व है, इस कर्व के अंडर जो भी एरिया है, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालेंगे। यही एरिया काइनेटिक एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। एबव ग्राफ इज बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वाई। एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी उपरोक्त ग्राफ में प्रत्यानयन बल एफ
और विस्थापन के बीच में ग्राफ है। ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल OAB ही स्थितिज ऊर्जा देता है या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB वी हैव टू कैलकुलेट फॉर पोटेंशियल एनर्जी। देन पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हाफ OA इंटू OB। कैसे निकलेगा? समकोण त्रिभुज है, हाफ OA इंटू AB। इस तरह से हम एरिया निकाल पाएंगे। OA y है, AB F यानी m ओमेगा स्क्वायर y रिस्टोरिंग फोर्स है। तो वैल्यूज पुट करेंगे हम, हाफ y इंटू एफ या हाफ y m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। एफ की वैल्यू पुट कर दिया हमने और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हम टोटल एनर्जी वी हैव टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। टोटल एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम। तो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रखेंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर यहाँ माइनस में है और प्लस में है तो कट जाएगा। E इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ही बचेगा। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n रखेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर और हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर a। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये फार्मूला हमारा है। इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये कुल ऊर्जा या टोटल एनर्जी का फार्मूला है। हमारी जो टोटल एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। E इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। इस तरह से किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सरल आवर्त गति में एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा रहेगा उसका टोटल एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एम्पलीट्यूड जैसे जैसे कम होगा टोटल एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। नाउ टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। हम जानते हैं ओमेगा कांस्टेंट होता है, ए मास भी कांस्टेंट होता है। ए तब कांस्टेंट होगा जब एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान नहीं लगेंगे। इफ एम्पलीट्यूड ए इज कांस्टेंट देन टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर विल बी कांस्टेंट या स्थिर होगी यदि आयाम a नियत रहेंगे। तो इस तरह से हमारी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी यदि आयाम नियत रहे या कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, विस्थापन। ये हमारी मीन पोजीशन हो गई। मीन पोजीशन से एक और अधिकतम विस्थापन ए, मीन पोजीशन से दूसरी ओर अधिकतम विस्थापन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए। तो डिस्प्लेसमेंट इज प्लॉटेड एट एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष पर विस्थापन खींचा गया है, विस्थापन बनाया गया। तो ओ ये मीन पोजीशन हो गई, मध्यमान स्थिति। और वाई एक्सिस पर हमारा एनर्जी है, ऊर्जा। पहले टोटल एनर्जी हम प्लॉट करेंगे। टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ये होती है। टोटल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर। चूंकि ये कांस्टेंट है इसलिए ये पार्टिकल कहीं भी रहे इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी जो कि एक्स अक्ष के पैरेलल है। तो ये कर्व हो गया हमारा टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा का, जो कि एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो y मिडिल में 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। और किसी भी एंड की तरफ या कॉर्नर में हम देखेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, y की वैल्यू हम a रखेंगे या माइनस a रखेंगे, आएगा वही हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कुल ऊर्जा के बराबर हो गया। तो किसी भी हम एंड पर जाएं तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, दोनों एंड पर। ये हमारा हो गया। क्योंकि डिपेंडेंसी स्क्वायर पर है इसलिए ये कर्व पैराबोलिक होगा। तो पैराबोलिक कर्व इस तरह से बनेगा, एक पैराबोला बन जाएगा। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हो गया, यानी स्थितिज ऊर्जा का कर्व हो गया। स्थितिज ऊर्जा सेंटर पर यानी मीन पोजीशन पर 0 है और ये धीरे धीरे
जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहती है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो गई, और दूसरी साइड भी यही सिचुएशन है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी के लिए हम प्लॉट करेंगे। हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मीन पोजीशन पर वाई की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो वाई की वैल्यू 0 रखने पर ये काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी मैक्सिमम हो गई। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन यानी मध्यमान स्थिति पर अधिकतम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का ये पॉइंट मिल गया। और हम किसी एंड पर जाएंगे, एंड पर y इक्वल टू ए या y इक्वल टू माइनस ए, दोनों में से कुछ भी रखेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 हो गई। तो इस तरह से किसी भी एंड पर जाएं हम तो काइनेटिक एनर्जी हमारी 0 होती है। तो ये 0 हमने इधर भी प्लॉट किया, इधर भी, और स्क्वायर पर डिपेंडेंसी है, पैराबोलिक कर्व, और ये इस तरह का शेप स्क्वायर में मिल जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी हम इस ग्राफ से देख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज ट्रांसफॉर्म इनटू ईच अदर, एक दूसरे में हमेशा रूपांतरित हो रही हैं, जबकि टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा हमारी कांस्टेंट बनी हुई है। ये हो गया ग्राफ का समझना। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एन ऑसिलेटिंग बॉडी अंडर एसएचएम कंटेन्स बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, while oscillating these energies transform into each other but their sum यानी टोटल एनर्जी k प्लस यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी सरल आवर्त गति के अंतर्गत दोलन करते हुए पिंड में गतिज ऊर्जा k तथा स्थितिज ऊर्जा u दोनों होती हैं, और पिंड के दोलन के दौरान यानी पिंड के सिंपल हार्मोनिक मोशन करने के दौरान ये ऊर्जाएं एक दूसरे में रूपांतरित होती हैं, यानी एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं, और इनका योग यानी कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी k प्लस यू इक्वल टू ई सदैव स्थिर या नियत रहती है। यानी कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, केवल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे में सदैव कन्वर्ट होती रहती हैं या रूपांतरित होती रहती हैं। कैसे रूपांतरित होंगी इसको ग्राफ में बता दिया गया, और फिर कैलकुलेशन से देखते हैं हम कैसे होगा। k इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम पहले मीन पोजीशन पर देखेंगे। मीन पोजीशन पर y इक्वल टू 0 यानी मध्यमान स्थिति में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है, तो y इक्वल टू 0। तो k हमारा मैक्सिमम मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी क्योंकि घटने वाला टर्म 0 हो गया। तो k इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और इस तरह से मीन पोजीशन और इन मीन पोजीशन k इज मैक्सिमम यानी गतिज ऊर्जा मध्यमान स्थिति में अधिकतम होती है। अब हम किसी एक एंड पर जाएंगे, y इक्वल टू ए या माइनस ए। तो अधिकतम विस्थापन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे k इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए से ए कट जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी हमारी मिनिमम हो गई, यानी एट बोथ एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0। एंड पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या कंक्लूड करते हैं, u इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, स्थितिज ऊर्जा का। इफ y इक्वल टू 0 एट मीन पोजीशन, मध्यमान स्थिति में y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 0 मिल जाएगी, यानी u इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा 0 होती है एट मीन पोजीशन, यानी मध्यमान स्थिति में स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। इफ y इक्वल टू ए और माइनस ए, यानी किसी भी एंड पर हम देखेंगे y की वैल्यू हम a या माइनस ए रखेंगे तो सेम थिंग आएगी, u मैक्सिमम इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी किसी भी एंड या एट बोथ एंड u इज मैक्सिमम यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दस एट बोथ एंड काइनेटिक एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई दोनों एंड पर और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट एंड मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी इज टोटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं
दोनों किनारों पर गतिज ऊर्जा पूरी तरह से स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है एट बोथ एंड, एंड माध्य स्थिति में और मध्यमान स्थिति में स्थितिज ऊर्जा पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इस समय स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है और जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है। तो इस तरह से हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में सदैव कन्वर्ट होती रहती हैं। हेंस ड्यूरिंग एसएचएम टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। हेंस ड्यूरिंग एसएचएम टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू ईच अदर ड्यूरिंग ऑसिलेशन। अतः सरल आवर्त गति के दौरान कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। सरल आवर्त गति के दौरान कुल ऊर्जा टोटल एनर्जी सदैव नियत रहती है या कांस्टेंट रहती है। केवल गतिज और स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित होती हैं, यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित होती हैं और टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है।